गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ईएमएफ के बारे में। तो ईएमएफ क्या होता है, अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो ईएमएफ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताया था। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है कि जब हम किसी दो इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डुबोते हैं, जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है कि दो इलेक्ट्रोड को जब हम इलेक्ट्रोलाइट में डुबोते हैं तो आयंस क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने लगते हैं, यानी मूव करने लगते हैं। तो यहां पे भी तो जब कभी आयंस का मूवमेंट होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक और ये आयंस मूव करते हुए वायर के थ्रू वापस उस इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं, तो पूरे एक कंप्लीट साइकिल में चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज जैसे हमने कहा, अब कोई भी चीज अगर मूव कर रही होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब विस्थापित होती है, तो विस्थापित होने पर वहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है और इस वर्क डन के कारण यानी कार्य करना पड़ता है। जैसे हमने कहा क्यू चार्ज को हमने एक पूरे साइकिल में मूव कराया और मूव कराने पे वर्क डन कितना करना पड़ा, डब्ल्यू करना पड़ा। तो 1 यूनिट पे मूव कराएंगे तो कितना हो जाएगा, W/Q हो जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन क्या होगी, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाकर लाने में किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यानी ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन हो गई। अब इलेक्ट्रिक सेल की अगर हम बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या हो जाती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। ठीक है, अब इसमें अगर हमें डायमेंशन पूछी जाए कि डायमेंशन क्या होती है, तो वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारे पास ml²t-2 और चार्ज की डायमेंशन Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू क्या होता है, I×T, तो A×T। तो ये डायमेंशन हो जाएगा। तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A⁻⁻1 ml²t⁻⁻3। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो ईएमएफ की ये हमारी डायमेंशन हो गई। अगर ईएमएफ की हम क्वांटिटी की बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम ईएमएफ के बारे में बात करते हैं। अब ये तो हमारी बात हो गई एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। अब बहुत सारे सेल्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो सेलों के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। ठीक है, अब बैटरी से हमने पहले क्या बताया कि ईएमएफ के बारे में बताया। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो हमारा जो टॉपिक है फिर से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टर्मिनल विभवांतर। तो इससे पहले जो ईएमएफ बताया था कि पूरे साइकिल में जब हम चार्ज को, यानी पूरे परिपथ में जब हम चार्ज को मूव कराते हैं तो वहां पे जो वर्क डन करना पड़ता है यूनिट चार्ज को मूव कराने पे, तो वो ईएमएफ के इक्वल होता है। लेकिन जब हम सर्किट में कुछ दूरी तक, जैसे हमने कहा ए से बी तक चार्ज को मूव करा रहे हैं, यूनिट चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो उस समय जो यूनिट चार्ज को मूव कराने पे जो वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने क्यू चार्ज को ए से बी तक मूव कराया, कहां से, ए टू बी तक मूव कराया, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, W। 1 यूनिट चार्ज को मूव कराएंगे तो कितना हो जाएगा, W/Q। और कहां से कहां तक मूव करा रहे हैं, ए से बी तक, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VA-VB इज इक्वल टू W/Q। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये VA-VB हम किस तरह से लिखते हैं, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को हम माइनस करेंगे। जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रोड हमारे आयंस को बाहर निकल रहा है तो ये इलेक्ट्रोड कैसा है हमारा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन्स आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोड कैसा है हमारा, नेगेटिव। तो हम किससे किस तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने यहां पे लिखा है VA-VB इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, और इसमें भी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट वही होगी जो ईएमएफ की थी, यानी जूल पर कूलम, या इसको हम और भी एक चीज कहते हैं, वोल्ट। ठीक है, ये भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, डायमेंशन वही है जो ईएमएफ की है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं यानी आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध की अगर हम बात करें कि जब इसमें आयंस मूव करते हैं, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इससे यहां से जब मूव करते हैं, गति करते हुए जाते हैं, तो कोई भी चीज जब गति करते हुए आगे बढ़ती है तो उस पर एक विरोध कार्य करता है, यानी घर्षण बल कार्य करता है। जैसे मैं अगर मार्कर से लिख रहा हूं तो इस मार्कर से लिखते टाइम इस पर एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। वैसे ही इस आयंस के मूवमेंट के कारण यहाँ पे ये जो घोल है इसके अंदर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एक तरह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोलेंगे कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और इसके अंदर घोल के अंदर क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम डिफाइन करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज बेसिकली द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी आंतरिक प्रतिरोध किसी विद्युत अपघट्य का आंतरिक गुण है जो कि आयनों के गति के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो अब इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस तरह की लेंथ इसमें, तो यहाँ पे लेंथ से मतलब है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस लेंथ के यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के वे अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है यानी जो स्मॉल आर है वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जितना भी पोर्शन इलेक्ट्रोड ये डूबा हुआ है इसमें, देखिए इतना पोर्शन ये डूबा हुआ है, ठीक है। तो अब इस पोर्शन के एरिया जितना ये डूबा हुआ है उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया जितना ज्यादा डूबा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, एरिया जितना कम डूबा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है हमारे पास टेम्परेचर यानी ताप के, कि अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो टेम्परेचर जब हम बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट थिन हो जाएगा यानी इलेक्ट्रोलाइट पतला हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट पतला होने से आयन सब आसानी से यहां तक मूव करते हुए पहुंच जाएंगे, मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अब हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे टेम्परेचर के क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस घटता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कंसंट्रेशन, अगर हम उसकी सांद्रता को यानी उसकी थिकनेस को बढ़ाते जाएंगे तो थिकनेस को बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इन फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये सोचते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे लिए अच्छा है या हमारे सर्किट के लिए अच्छा है या खराब है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम होगा तब अच्छा होगा या ज्यादा होना चाहिए तब अच्छा होगा। तो इसकी बात करें अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में कम हो जाएगा तो हमारे सर्किट में बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा भी हो जाना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कभी भी बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कम कर देंगे तो हमारे आयंस जो है वो बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे। जैसे कि आजकल के हमारे आज के जो मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग से क्या होते हैं, आयंस बहुत तेजी से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाते हैं, ठीक है, और उस वजह से वो हीट भी बहुत जल्दी करने लगते हैं, ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है वो इसी वजह से आती है कि जैसे जैसे आयंस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक तेजी से मूव करते हैं तो मूव करने से क्या होता है उसमें हीटिंग प्रॉब्लम भी आती है। तो इस वजह से हमें इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि
चार्जर तो रखें, हमेशा ओरिजिनल क्वालिटी का ही चार्जर लें और उससे ही हम अपने मोबाइल्स को चार्ज करें। ठीक है, तो देखते हैं अपना जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन। तो हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ई, वी एंड आर, यानी ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इन तीनों में क्या रिलेशन है वो हम अगला हमारा जो डेरिवेशन है उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे जो सर्किट अगर हम बनाते हैं तो सर्किट में ये सारी चीजें होती हैं, तो तीनों में क्या रिलेशन है, तीनों में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इन सब चीजों के बारे में भी जब हमारे पास कॉम्प्लेक्सेंस यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई तो हमने उसका एक फॉर्मूला डिराइव किया, उसी को आज हमें सीखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोड जब बनाते हैं यानी जब हम सेल को बनाते हैं तो सेल को बनाने से क्या बताया था मैंने कि आयंस क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोड से पूरा घूमते हुए वापस उसी इलेक्ट्रोड तक जब पहुंचते हैं तो पूरा एक साइकिल होता है। ठीक है, यानी एक पूरे साइकिल में उसे वर्क डन कितना करना पड़ा उसको हम निकालते हैं, यानी डब्ल्यू जो नेट वैल्यू हमने निकाली उसका फॉर्मूला क्या लगा दिया, EIT। इसके फॉर्मूले के लिए हम क्या जानते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो W इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है VQ, Q का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू टी, तो इस फॉर्मूले से क्या आ जाता है W इज इक्वल टू VIT। अब इसी में V इज इक्वल टू IR लगा देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा I स्क्वायर RT। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे नेट वैल्यू की अगर हम बात करें V की जगह यहाँ पे नेट वैल्यू कितनी है, EMF E है, तो W जो नेट वैल्यू हो गई हमारे पास EIT। अब ये जो नेट वैल्यू है वो किसके किसके वर्क डन के बराबर होगी, तो दो रेजिस्टेंस हमारे पास, एक इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल है, तो इन दोनों में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उन्हीं के बराबर होगी, उन्हीं के योगफल के बराबर होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने वर्क डन निकाला तो कैसे क्या लगा दिया I स्क्वायर RT। अब यहाँ पे हमने V क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें V के बारे में पता नहीं था, तो इसलिए हमने I स्क्वायर RT लगा दिया। एक्सटर्नल में हमने VIT लगा दिया, V क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाया है या वोल्ट मीटर को लगाया है जिसकी वजह से हम यहाँ पे वोल्टेज मेजर कर ले रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे VIT लगा दिया। अब जो नेट वैल्यू थी वो किसके, इंटरनल और एक्सटर्नल के योगफल के बराबर हो जाएगी, तो सबकी वैल्यू को हमने पुट किया, EIT बराबर I स्क्वायर RT प्लस VIT, इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा हमें, I इंटू टी कॉमन दिख रहा है, तो I इंटू टी कॉमन लिया तो क्या बचा IR प्लस V। अब यहां से हमें दिख रहा है कि I और T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस IR को अगर हम इधर ले आए तो V का जो हमें फॉर्मूला मिल गया वो क्या मिल गया, E माइनस IR, ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इसमें जैसे जैसे हम I को बढ़ाएंगे, I की वैल्यू को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होने लगेगी, यानी V की वैल्यू जो है वो लगातार घटने लगेगी। ठीक है, तो अब इसमें I की चेंजेस करने पे V पे क्या चेंजेस आएंगे उसको हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम इस फॉर्मूले में I की वैल्यू को 0 कर दें, ठीक है, तो अगर हम I की वैल्यू को 0 कर देंगे तो ये जो पूरा टर्म है हमारे पास IR, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूले में वैल्यू क्या मिल जाएगी, V इज इक्वल टू E, यानी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है किसी वायर का वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके EMF के बराबर हो जाएगा, और इस स्टेट को हम कहेंगे ओपन स्टेट। ठीक है, यानी खुली अवस्था। ठीक है, खुली अवस्था में हमें क्या ध्यान रखना है, यानी अगर हमारा सर्किट ओपन स्टेट में है, मतलब ये हमारा सर्किट किसी रेजिस्टेंस से ना जुड़ के यहां से कहीं से टूटा हुआ हो, ठीक है, इसको हमने किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है, तो उस स्टेट को हम कहेंगे ओपन स्टेट यानी खुली अवस्था। और इसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वायर का वो उसके EMF के बराबर होगा। इस कंडीशन का हम अपने लैब में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यानी किसी भी वायर का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो वहां पे हम इस स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही होगी तो V इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा, I इंटू R। इस फॉर्मूले इस वैल्यू को हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, IR इज इक्वल टू E माइनस का IR। ठीक है, इस IR को इधर ले आते हैं, दोनों से I कॉमन मिल जाएगा, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। तो I इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। I
ई और स्मॉल आर में रिलेशन, यानी करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ में रिलेशन। कैसे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है, इसको प्रिपेयर करना है, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी आपको तो आपको मुझे वीडियो में डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, और उससे रिलेटेड जो सेल्स में जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में 1 by 1 डिस्कस करूंगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।